जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड विद अमित सर में बच्चों। तो आज बच्चों हम लेकर आए हैं एक महा मैराथन, जिसमें बेटा आज हम लोग करने वाले हैं गणित के 3 चैप्टर का स्वाहा, जिसका नाम है बेटा वास्तविक संख्या, जिसका नाम है बहुपद, जिसका नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि बेटा आप केवल ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो एग्जाम में बेटा मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 20 नंबर 100% यहीं से फिक्स हो जाते हैं। 20 से बेटा 25 नंबर श्योर है आपके एग्जाम में हो जाएंगे। यदि केवल यही 3 चैप्टर आप बेस्ट तरीके से कर लेते हैं तो आपकी जो पास होने वाली दुविधा है बेटा वो आज की आधी खत्म होने वाली है। तो अपनी इस दुविधा को एकदम खत्म करिए और टॉपर बनने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए बच्चों। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए अपने इस चैनल पे, अपने इस प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग अपने चैनल को, प्लेटफॉर्म को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बेटा 1 के सेलिब्रेशन में आज सभी का आप शाम को निमंत्रण है। तो आज हम लोग बेटा हमारे चैनल पे 1000 सदस्यों का ये परिवार हो चुका है। उस 1000 सदस्यों के परिवार का आप सभी का भागीदार बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे अभी तक भागीदार इसका नहीं बने भैया, जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने परिवार का सदस्य बन जाइए। इस परिवार में बनने का फायदा, बहुत सारा फायदा है बेटा। फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाती है, फ्री में सारा कुछ मटेरियल दिया जाता है, सब कुछ एकदम फ्री में किया जाता है। तो आप सब लोग प्लीज जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, बस 1 सेकेंड। चलिए, तो जो है बेटा आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास आज मैं लेकर आया हूं, जिसमें बेटा आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्या और बहुपद चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये 70/70 की तैयारी की बेटा एक जंग है, जिसमें आप सभी को शामिल होना पड़ेगा, आप सभी को युद्ध लड़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो हम लोग एकदम आगाज करते हैं बेटा आज की क्लास का। तो जितने भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम लोग बेटा शुरू करते हैं। तो अब हम बेटा देखो, सबसे पहले चैप्टर 1 शुरू करेंगे बेटा। कौन सा बेटा? चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, समझ लो पूरे क्लास के दौरान क्या क्या होने वाला है। चैप्टर 1 बेटा वास्तविक संख्या। क्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके बाद बेटा शुरू होगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 शुरू होगा बेटा। चैप्टर 2 का नाम क्या है बेटा? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद नाम है। फिर उसके बाद बेटा शुरू होगा चैप्टर 3। अब देखो चैप्टर 3 क्या है बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्या है बेटा? चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 बहुपद, तीसरा चैप्टर है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ऑफिशियल जो आपकी साइट पर दिया हुआ है वो 5 नंबर का वास्तविक संख्या है बेटा, 5 नंबर का आपका बहुपद आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आएगा बेटा 7 नंबर का। ठीक है, उसके बाद बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण ऑफिशियल डाटा है, पूरी अलजेब्रा 18 नंबर की है, लेकिन ये बेटा और दो द्विघात समीकरण, ये दोनों मिलकर बेटा कम से कम 10-10 नंबर का पेपर में आता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं बेटा। उसके बाद 4 नंबर में एक क्वेश्चन फिक्स से आता है, 4-2-6 हो गया। कभी कभी बेटा एग्जाम में 6 नंबर में भी लगा देता है, तो 6-4-10 हो गया, 2 नंबर वाले में दे दिया तो एकदम 12 नंबर का। तो कम से कम बेटा आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो आप धीरे से भी पकड़ के चलोगे तो लगभग 20 से 22 नंबर का कम ये चैप्टर होने वाला नहीं है। तो एग्जाम की दृष्टि बेटा ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। और जब ये शुरुआत के 3 चैप्टर बेटा आपके मजबूत हो जाएंगे, पूरी मैथमेटिक्स मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सारे सवाल एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, तो क्लास को एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी अपनी इन चीजों का फायदा उठा पाए। ठीक है, चलो हम चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करते बेटा।
कह रहे हैं संख्याओं 12, 15, 21 का लासा क्या होगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो बेटा, आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलिए, पढ़ाई करने का तरीका बदलिए। ठीक है, पढ़ाई का तरीका कैसे बदलेंगे बेटा, आप अपने चैप्टर का रिवीजन जो है क्वेश्चन के माध्यम से करिए। कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, क्यूपी के माध्यम से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू के माध्यम से रिवीजन करिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रिवीजन करना है। जैसे इस चैप्टर को मैं लेके आया हूं, तो जहां मुझे लगेगा बेटा मैं थ्योरी भी रिवाइज करवा दूंगा, जहां मुझे लगेगा कंसेप्ट सिखाना है कंसेप्ट भी सिखा दूंगा, उसके बाद में सवाल भी करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से बेटा हम थ्योरी कंसेप्ट सब कुछ सीखते चलेंगे। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याओं 12, 15 और 21 का लासा होगा। अच्छा, लासा की बात चल रही बेटा, क्या चल रही है, लासा की बात। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो इसको, अब देखो ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, तो मैं तुमको दो तरीके से बता रहा हूं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इनमें देखना है कि ये तीनों संख्याएं, इनमें से जिस भी संख्या को एकदम पूरा पूरा काट देगी वही क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगी। ठीक है, तो लासा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या से कट जाए। तो देखो गौर से देखो, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 21 के पहाड़े में 60 नहीं आता बेटा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा, 12 दहम 120, 15 अट्ठे 120, 21 पंचे 105 होता है बेटा, 21 छक्के में भी नहीं कटेगा। अच्छा, 12 एकन्नम 12, अब 72, ये 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 36, 36 और 36, ये 12 से कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, और 21 दूना 42, यानी डी ऑप्शन इज द बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो आराम से हमने सवाल को कर लिया बिना कुछ करे। ठीक है, बिना कुछ करे AKWS मेथड से सवाल को कर लिया, यानी ये तीनों संख्याओं से जो भी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी वही उस संख्या क्या हो जाएगी बेटा, लासा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगी। ठीक है, रिपीट करके फिर से सुन लेना अगर ना समझ में आया तो। ठीक है, अब हम लोग बेटा कर लेते थोड़ा हड़प्पा सभ्यता वाला काम। देखो 12 का कर लेते बेटा गुणनखंड, क्या होगा, 2 छंग 12, 2 तेई 6, 3 एकन्नम 3, फिर उसके बाद 15, 15 का 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। ठीक है, उसके बाद बेटा 21 का गुणनखंड, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। तो जब आप इसका देखेंगे, जब 12 बराबर आप लिखेंगे बेटा क्या आएगा, 2 गुणे 3। आप देखेंगे बेटा 15 बराबर क्या आएगा, 3 गुणे 5। आप देखेंगे बेटा 21 बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 गुणे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 12, 15, 21 बराबर। अब देखो आप यहां देखोगे तो देखो 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लो। लिख लिया सर। ऊपर जो बचा बेटा उसको लिख लो, 2 दूनी 4 बचा बेटा, नीचे वाले में 5 बचा, ऊपर वाले में ये 7 बचा। देखो 5 चौको 20, 20 तेई 60, 6 सते 42, यानी 420 आप देख रहे हो बेटा, यहाँ भी आ रहा है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, अन्यथा आप सीधे भाई बिना पेन पेपर के भी सवाल को हल किया जा सकता था। कितने लोग हैं भाई बताओ हमको, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, जल्दी से कमेंट्स में यस करके भेज दो भाई। जितने लोग भी देख रहे हो वीडियो को भाई कमेंट्स में यस करके भेज दो कि हाँ सर मुझे ये बात समझ में आ गई है, हाँ या ना करके भेज दो भाई। ठीक है, चले आगे सवाल में चले। क्या सवाल समझ में आ गया है, चलो। उसके बाद देखो कह रहा है यदि मासा 7 हो तो उसका लासा बताओ क्या होगा, है ना। तो बेटा एक चीज समझ लो, हम एक तुमको फॉर्मूला दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको आराम से अपनी झोली में डाल लीजिए, इसको याद भी कर लेना। ठीक है, याद भी करना होता है चीजों को, कंसेप्ट को दिमाग में रखना भी होता है। यदि दो संख्याएं दी हो बेटा, यदि दो संख्याएं दी हो और उनका लासा मासा भी एक पता हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा।
लासा गुणे मासा। ठीक है, अब देखो दो संख्या है, मतलब देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। एकदम धैर्य से देखना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जिसको लगता है वो 2x की स्पीड में कर ले, अन्यथा वीडियो को डाउनलोड कर ले, फिर एमएक्स प्लेयर में 4 की स्पीड में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो अगर मुझे पहली संख्या निकालनी होगी बेटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ अपॉन में दूसरी संख्या। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालनी हुई बेटा, तो ये हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या। उसके बाद यदि एलसीएम निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। उसके बाद एक फॉर्मूला और है बेटा, क्या है, देखो अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेरी बात सोचो, अब मुझसे पूछा क्या, लासा बराबर, तो इसी फॉर्मूले में रख दो भाई। तो एलसीएम बराबर, देखो मुझको दो संख्याएं दे रखी है 35, एक संख्या दे रखी है 49, फिर उनका मासा दे रखा है बेटा 7, 7 पना 35, 5 से गुणा करा दो, पन्नुआ 45। ठीक है, और पन्नुआ 45, 5 चौक 20, 20 4 24, यानी 245 ऑप्शन। तो 245 किसमें है बेटा, सी ऑप्शन में है। किसमें है बेटा, सी ऑप्शन में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अन्यथा 35 49 से भाग दीजिए, जो संख्या पूरी तरीके से कट जाए वही इसका क्या हो जाएगा बेटा, मासा हो जाएगा, वही इसका लासा हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप ऐसे कर सकते हो। एक बढ़िया चीज आपको पता चली, सर फॉर्मूले पता चल गए। एक फॉर्मूला ये है बेटा, उसके बाद बेटा आपको ठीक है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला पता चला, फिर आपको ये फॉर्मूला पता चला, फिर आपको ये फॉर्मूला पता चला, फिर आपको ए फॉर्मूला ये पता चला। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपको देखने को मिल गए। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, यदि लासा, अब बताओ, एकदम आसान सवाल है, देखो 2025 का सवाल है। कैसा सवाल है बेटा, 2025 का सवाल है। किसका सवाल है, 2025 का सवाल है। अब देखो आराम से हम करेंगे। सर कैसे करेंगे, अभी एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। अभी बताओ, मैंने इसको तुमको वो दिया था, फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था सर, फॉर्मूला दिया था, बिल्कुल सर। अब देखो, फॉर्मूले में मैंने कहा था, यदि आपसे मासा पूछे, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला बताया बेटा, एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, यही बताया था। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर आपने यही बताया था। तो हम एलसीएम बराबर निकाल लेते हैं भाई। अब हम एलसीएम बराबर निकाल लेते हैं, तो हमारा जो एलसीएम निकला सर, एलसीएम बराबर, पहली संख्या क्या है बेटा 35, दूसरी संख्या क्या है 63 बटे एचसीएफ कितना है बेटा, सॉरी 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 सॉरी, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चल कोई बात नहीं। हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा बेटा, क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं बेटा
HCF, यहां कर देते हैं बेटा LCM। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सवाल को। HCF बराबर पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 63 बटे क्या है एलसीएम 315। तो 35 नैया बेटा होता है 315 और 9 सत बेटा होता है 63, तो 7 आ गया। क्या आ गया बेटा? 7 आ गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो ये देखो कि कौन जो है इन दोनों संख्या को काट सकता है। क्या 5 35 को काटेगा, 63 काटेगा? नहीं बेटा। क्या 9 35 को काट सकता है? नहीं। 11 दोनों को नहीं काट सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है ये। और चाहो तो अपने पारंपरिक तरीके से ये कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए बेटा, आराम से ये सूत्र जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, चल उसके बाद देखो कह रहा है दो संख्याओं के लासा मासा क्रमशः ये है, एक संख्या दूसरी संख्या बताओ। अभी बताओ मैंने बताया था, अभी बताओ मैंने एक सूत्र बताया था कि नहीं बताया था? सर हाँ, आपने बहुत अच्छे से बताया था, हमको सारी बातें समझ में आपकी आ गई थी। अरे आ गई थी तो थोड़ा ये बताओ, अगर सारी बातें कंसेप्ट में आ गई थी तो मुझे ये बताइए कि क्या मैंने फॉर्मूला लिखाया था? मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ बेटा बार बार? ताकि आप उस सवाल को कर सक पाए। ठीक है, ताकि आपको सवाल को करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको बार बार लिखने से ही याद होगा बच्चा, फॉर्मूला आपको बार बार लिखने से ही याद होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम गुणे HCF। ठीक है, अब बटे एक पहली संख्या, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या। अब मुझे ये बताओ कि ये बताओ दूसरी संख्या तो मुझे निकालनी ही है। बिल्कुल सर, दूसरी संख्या तो मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको कुछ और करना है। तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम का मान कितना दे रखा है बेटा? एलसीएम दे रखा है 168। एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा? 6 दे रखा है, बटे पहली संख्या कितना दे रखा है बेटा? 24। तो आप देखोगे ठीक है, 6 चौको 24, 7 चौक 28, 7 बार में कट जाएगा। 24 सत्ते 168 हो जाएगा, सक्षम 42। तो बी ऑप्शन इज द बेटा राइट। 42 क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बेटा एग्जाम में सवाल को हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। ठीक है, चले आगे। चल कह रहा है परिमेय संख्या है। अब बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या की क्या डिफिनीशन है बताओ? इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या की आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा? तो परिमेय संख्या क्या होती है बताओ? परिमेय संख्या यानी a number which can be expressed in p upon q form that called is rational number। यानी परिमेय संख्या वह संख्या है बेटा जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वह संख्या जिसे हम p बटा q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परंतु हर कभी भी 0 ना हो, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा दो चीजें और एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसी परिमेय संख्या की ही चर्चा चली है तो हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं साथ में। अब मुझे ये बताओ, जंगल जंगल बात चली है। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि जरा से हम क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, अब देखो
अब देखो परिमेय संख्याओं का बेटा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दशमलव प्रसार। क्या पूछा जाता है बेटा? दशमलव प्रसार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय, ठीक है। मैं चाहता हूं देखो जहां पे मुझे लगेगा बेटा एक्सप्लेन करना है मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बेटा मुझे एग्जाम में आपको क्वेश्चन करवाना है, यहाँ पे मुझे टिक टिक वाला खेल नहीं खेलना, ठीक है। आराम से ये मैं सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा जैसे ही आप मेरे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का बेटा जो दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, यहाँ छोटा पा होगा, ठीक है, वो क्या होता है उसको समझ लो। अब देखो तो जो पहला परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है बेटा वो अशांत होता है, सॉरी शांत होता है। कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। यानी इसमें जो है बेटा भाग करने पर शेषफल 0 हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। यानी कोई ऐसी संख्या जिसमें भाग करने पर शेषफल यदि 0 आ जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे अब देखो जैसे में बेटा यदि अगर मैं लिखूं 0.24, ठीक है, अब ये क्या है बेटा? शांत है और इसका शेषफल भी जाके 0 हो गया। अगर मैं लिखूं बेटा 0.235832 तो ये भी क्या है बेटा? शांत दशमलव प्रसार है और ये भी क्या है? परिमेय संख्या है बेटा। क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसी बातें हो सकती हैं। या कहीं पे लिखा है बेटा 2/5, ये भी क्या है बेटा? परिमेय संख्या। किस भाग देंगे 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा सेकंड वाले नंबर में। सेकंड वाले में जो इसका दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? इसमें शेषफल कभी 0 नहीं आता बेटा। शेषफल कैन नॉट बी 0, यानी रिमाइंडर कैन नॉट बी 0, यानी शेषफल कभी भी 0 नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे बेटा? बताओ जरा एग्जाम्पल में क्या ले लिया जाए? तो सर एग्जाम्पल में हम लेते हैं ठीक है, एक सेकंड बच्चा, यही लेते हैं, यही इसको ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, जैसे 1/3। अब 1/3 को बेटा एक्सप्रेस करोगे तो 0.3333। अब आप भाग करते रहिए, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी बेटा। क्या ये भाग खत्म होने वाला है? नहीं। यानी इसी संख्या को मैं लिख सकता हूं बेटा 0.3 के ऊपर बार। यानी जितनी भी संख्याएं बेटा दशमलव के ऊपर बार लगा रहता है ना, या दशमलव के पहले या दशमलव के बाद, तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं बेटा? परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? केवल मुझे इतना ही समझाना था बस। इतने के बाद परिमेय संख्या आपकी हो जाती है खत्म। अच्छा एग्जाम्पल में कुछ एक्सेप्शनल है बेटा, उनको ध्यान रखना। 0 क्या है बेटा? आपकी परिमेय संख्या है। 0 क्या है बेटवा? परिमेय संख्या, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में कॉपी में होने चाहिए जिसमें आप पढ़ते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22/7। ये भी क्या है बेटा? परिमेय संख्या। ये भी क्या है बेटा? परिमेय संख्या, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाओ सवाल में। अंडर रूट के अंदर यदि कोई अभाज्य संख्या है तो बेटा अपरिमेय संख्या होती है।
गलत हो गया। अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय होता है, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय होता है, यानी यही हो गया बेटा, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी बात, 9 का वर्गमूल बेटा 3 बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 3/1 यानी P अपॉन क्यू फॉर्म। P अपॉन क्यू मतलब बेटा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी हो तो बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, चलो आ जाओ। अब हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं बेटा अपरिमेय संख्या का। अब देखो, अब हमको क्या पढ़ना है बेटा, अपरिमेय संख्या, यानी देखो, अब आप लोग 9 में नहीं है जो अपरिमेय संख्या की परिभाषा पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा केवल उससे रिलेटेड सवाल। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या कहलाता है बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी अंडर रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ऐसे करके मैं आप जितने कहेंगे उतने एग्जाम्पल लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, समझ में आई बात। एक और बेटा ध्यान रखना, पाई, पाई एक्सेप्शनल है बेटा। पाई आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अच्छा, अपरिमेय संख्या का ये क्या है बेटा, दशमलव प्रसार। अब देखो, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है बेटा, सबसे पहले तो यही एग्जाम में पूछा जाता है। अशांत तो होता है, क्या होता है बेटा, अशांत होता है, अनावर्ती होता है। क्या होता है बेटा, अशांत होता है, अनावर्ती होता है। अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। सर एग्जाम्पल बता दीजिए। अब देखो एग्जाम्पल में, देखो भाई एग्जाम्पल में क्या बातें हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में बेटा ये समझ लो कि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या रिपीट ना करे और अनंत तक जाए तो वो क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या। जैसे 2 3 5 6 7 9 2 8 6 3 1 5 4 एंड सो ऑन। ऐसे करके कोई मुझे ये बताओ, क्या इन संख्याओं में कोई एक पर्टिकुलर एक नंबर रिपीट कर रहा है। आप देखेंगे भैया कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें रिपीट करता हो बच्चा। क्या है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें रिपीट करता हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। कभी कभी एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल लिख देता है 0 1 0 1, फिर आगे 3 0 1, फिर उसके बाद 4 0 1। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे करके ये संख्या दी होती बेटा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो आपने अपरिमेय संख्या को जान लिया। ठीक है, अब आ जाओ भाई, कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या, तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल बेटा 5 आ जाएगा, परिमेय होगा, गलत है। भैया अंडर रूट 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। 5/3 बेटा ये P बटा Q के फॉर्म में है, परिमेय संख्या है, ये गलत है। 5 + √2 ये क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। अब मुझे केवल तुमको इसके परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणधर्म समझाना रहेगा,
वो मैं अगले नेक्स्ट पेज में या जैसे सवाल मिलेगा वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप केवल इतना फोकस करो कि जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ऐड होती है बेटा, तो उसका योगफल सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखना। कह रहा है एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग सदैव होगा, अभी मिला था, है ना, अभी जस्ट इसके पहले वाला सवाल, यानी आप देखेंगे तो ये वाला सवाल इसके योग वाला ही था, है ना, आप इसको देखोगे तो योग वाला ही था। चलो अब हम बेटा आज यहाँ पे कुछ गुणधर्म सीख लेते हैं, ताकि आपके जीवन में जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे और काम को अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणधर्म। क्या समझ लेते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणधर्म। अच्छा, कुछ बातें हैं बेटा जिनको आपको लिखनी होंगी, समझनी होंगी। यदि परिमेय प्लस अपरिमेय हो बेटा, ठीक है, ये गोल्डन रूल है बेटा जो आपको एग्जाम में 100% विजयी बनाएंगे आपको। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या क्या मिलेगा बेटा? सदैव अपरिमेय। सदैव क्या मिलेगा बेटा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3 प्लस रूट 5, 3 क्या है बेटा? परिमेय, रूट 5 क्या है? अपरिमेय, तो सदैव क्या मिलेगा बेटा? अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा, परिमेय माइनस अपरिमेय, यानी जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर लिया जाता है बेटा, क्या? जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर लिया जाता है तो सदैव सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है बेटा। क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, यदि परिमेय का गुणा किया जाए बेटा अपरिमेय के साथ, ध्यान रखना ये चारों पॉइंट, तब भी क्या प्राप्त होगा बेटा? सदैव अपरिमेय। फिर उसके बाद बेटा, जब भी किसी परिमेय में अपरिमेय का भाग दिया जाए या अपरिमेय में परिमेय का भाग दिया जाए, उल्टा भी इसका सत्य है, इसका अगर उल्टा भी लेंगे तब भी सत्य है, तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी बेटा। ठीक है, तो ये चारों रूल ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखना, एग्जाम में ये सब सारे सवाल पूछे गए हैं, इनके रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे। जैसे इसमें कहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब जोड़, तो बताओ जोड़ क्या होगा भाई? सदैव अपरिमेय प्राप्त होगा, परिमेय नहीं, प्राकृत नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी बेटा। डी ऑप्शन सही है। अब जिसने इस कॉन्सेप्ट को सीख रखा है भाई उसके लिए एकदम बेहतरीन सवाल है, जिसने नहीं सीख रखा है सर उसके लिए दिक्कत वाली बात। समझ में आई बात कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं बात को? चलो, कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। देखो देखो सवाल, ये देखो सवाल, अंतर वाला भी क्या होता है बेटा?
सदैव शून्य होता है? नहीं बेटा। परिमेय और परिमेय दोनों होता है? नहीं। सदैव परिमेय संख्या होती है? नहीं। क्या होता है बेटा? सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एकदम आसान और इजी सवाल है ना? एकदम बढ़िया, अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या एक परिमेय संख्या, देखो 2025 में 24 में दोनों में आया, कह रहा है कौन सी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √7 से देखो ये क्या है बेटा? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? अपरिमेय है। अब ये देखो, ये भी क्या है बेटा? अपरिमेय है। अब इसको देखो, इसको गुणा कराओगे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप देखोगे स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, 5 में 7 जाएगा, -2, माइनस जो कि क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल हमने करके दिखा दिया। कह रहा है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल, तो ये क्या है? अपरिमेय है, तो इसका जैसे ही गुणा कराओगे 2√2 -2। ठीक है, ये भी क्या आएगा बेटा? सदैव अपरिमेय संख्या आएगी बेटा। क्या आएगी? सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 2025 का सवाल। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव होता है, तो जो भागफल होगा बेटा वो भी क्या होगा? सदैव अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब लो आ गया भाई, अब हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग आ जाएंगे बेटा थ्योरी पे। कहाँ पे आ जाएंगे? थ्योरी पार्ट में, यानी क्वेश्चन वाले भाग में। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, जरा मैं देखता हूँ ये शोरगुल क्यों हो रहा है। बस एक सेकंड। हेलो, चलो भैया, कथा हो रही बच्चों। ठीक है, राम कथा हो रही है ना? तो धर्म के कार्यों को हम लोग बाधा नहीं डाल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग नॉइज कैंसिलेशन कर सकते हैं, जितना हो सकता है। ठीक है,
ताकि आपकी पढ़ाई भी ना डिस्टर्ब हो और जो है आपका काम भी होता रहे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत शोर कम हुआ होगा, लेकिन फिलहाल बच्चों ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, चल ठीक है बच्चों। तो देखो भाई, ये सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहली बात तो ठीक है, चलो भाई हम सिद्ध कर देते हैं। देखो, ये सवाल बेटा कई बार एग्जाम में आता है और अपना रूप बदल बदल के लाता है। ठीक है, तो हम भी भाई ठहरे देसी आदमी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हम भी लगे रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक। कसम खाई है कि अब इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स लेके ही सिलेक्शन लेके दौड़ेंगे। ठीक है, चल कह रहा सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं बेटा। माना रूट दो एक परिमेय संख्या बेटा। क्या मान लेते बेटा, परिमेय संख्या। रूट दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, रूट दो अगर यदि एक परिमेय संख्या है बेटा, तो इसे हम रूट दो बराबर पी बटा क्यू भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां पी कामा क्यू एक सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। यानी बेटा HCF P कामा Q इक्वल टू 1 आना चाहिए। यदि अगर पूरी इस सवाल को हल करते हुए बेटा यदि इसका HCF यानी P और Q का HCF बेटा एक आ गया, तो ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। परंतु अगर एक नहीं आया, एक के अलावा कुछ भी आ गया, तो ये सिद्ध हो जाएगा बेटा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमने जो माना है वो परिमेय माना है। अंत में देखते हैं क्या आता है, यानी हमको HCF एक लाना है बस। अब देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, इसका यहाँ गुणा है, इसका यहाँ गुणा है, तो यानी P बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2 गुणे Q। अब देखो ये रूट के अंदर है बेटा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग होगा बेटा, जैसे ही वर्ग होगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 2Q स्क्वायर। अब देखो ये बन गया समीकरण एक, ये बन गया बेटा समीकरण दो। अब देखो जैसे ही ये बना, तो आप देखो गौर से, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर आ जाएगा बटे में 2 बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, अतः 2 से पी स्क्वायर को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर पूर्णतः करने पर विभाजित हो जाता है, लिख देते हैं पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, यहाँ से अतः हटाने के बाद यहाँ कर देते हैं। ठीक,
यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि चूंकि 2 से पी स्क्वायर को विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः 2 से पी को विभाजित विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, ये आपको 2 लाइन भाई याद करना पड़ेगा, ये चीज समझ लो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये समझ लो कि जैसे पी स्क्वायर की जगह बेटा अगर हम 4 ले लें और 4 को 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा कि नहीं। अच्छा, पी बराबर क्या ले ले 2, 2 से भी विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसे ही हमने मानी है और इसी प्रकार से बेटा हम क्वेश्चन को दिखाते हैं। उसके बाद देखो, आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, अब P बराबर 2C ले लेंगे। अगर यहाँ पे √3 करना होता तो यहाँ 3C लेते, यहाँ पे 5 करना होता 5C लेते। लेने पर तो जैसे ही लेंगे भाई P की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से √2Q बराबर 2C, कहां से, समीकरण 1 से। अच्छा, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करते हैं बेटा तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 4C स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 2 से काटेंगे बेटा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो Q स्क्वायर अपॉन 2 बराबर C स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बेटा तुम डाल दो समीकरण 3। ठीक है, अब यहां भी लिख दो, चूंकि 2 से Q स्क्वायर को विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः 2 से Q को विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। अब समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा भाई, समीकरण 2 कहाँ है बेटा, P स्क्वायर बराबर, आप देखोगे P स्क्वायर बराबर
2q²। अब समीकरण 3 कहाँ है बेटा? q² बराबर 2c²। अच्छा, मैं इसका अगर HCF निकालता हूं बेटा तो क्या निकलेगा? P, Q 2 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना जो कि HCF ऑफ P, Q डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः दी मानी गई संख्या परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बेटा हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः मानी गई संख्या परिमेय संख्या न होकर क्या है? अपरिमेय संख्या है। आराम से भाई अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बढ़िया तरीके से सवाल को करो। ठीक है, चल ले लिया सर? स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले लिया? सर ले लिए। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आराम से आप जो है घर में मुझे जो है HW में √3 और √5 को आप घर में करके दिखाएंगे। √3 और √5 को घर में इसी तरह सेम चीज सब कुछ, जहां 2 है वहां 3 कर देना है, जहां 2 है वहां 5 कर देना, पूरा सवाल हल हो जाएगा। इसको करके आप हमको हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। ठीक है, चलो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। चलो इसको भी कर देते हैं। देखो ये उतना लॉन्ग मेथड नहीं है बेटा, ये उतना लॉन्ग मेथड नहीं। अब देखो माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, 2√3 बराबर P/Q, 2√3 बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे, जहां P, Q एक सहभाज्य संख्या, अब देखो √3 बराबर क्या हो जाएगा? P/2Q। अच्छा, सहभाज्य है तो मतलब P और Q की जगह कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देना चूंकि P/2Q एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है, अतः यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः दी गई संख्या
अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इसमें इतना ही करना है। तो इस टाइप के जो सवाल मिलेंगे आप उन सवालों को बेटा ऐसे टेकल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। थोड़ी बहुत भाषा लिखनी पड़ेगी और सवाल आपके, ये सवाल बेटा 2 नंबर का एग्जाम से आपसे हर बार में पूछा गया, ठीक है। तो 2 नंबर का बेटा ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा गया है, ये पूछा भी जाएगा, ध्यान रखना। चल नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेटा आप होमवर्क में करोगे, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सेम इसी तरीके से करना है भाई। उसके बाद सेम यही क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय होगा बेटा, ये भी होमवर्क, ठीक है। चलो अब ये सवाल आ जाओ, देखो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा बेटा, ठीक है। ये पैटर्न पकड़ रहा है आपके एग्जाम में, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। देखो हम मान लेते हैं बेटा 2 + √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, यानी 2 + √3 बराबर P/Q, जहां P, Q एक सहभाज्य संख्या, ठीक है। अब होगा क्या कि ये 2 उधर चला जाएगा, √3 बराबर P/Q -2। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः मानी गई संख्या परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका सवाल, ठीक है। ये भी 2 नंबर का एग्जाम में आपसे पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो आराम से इसको हल कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ना समझ में आए भाई तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चल अब बताओ इसका लासा मासा निकालना, बताओ 120 का गुणनखंड कर डालो। कितने सवाल हैं यार इस चैप्टर में। बस अंतिम सवाल। चल देखो इस सवाल को, ये है बेटा 120, 120 का गुणनखंड करोगे तो 60 बार में, सर 60 को तोड़ोगे तो 30,
फिर 30 को तोड़ोगे तो बेटा 15 दुनाई 30, फिर 3 से तोड़ोगे 5 बार में, और 5 एकम बेटा 5। उसके बाद आ जाओ 315, 315 को तोड़ो बेटा 3 से, 3 एकम 3, 3 जीरो 3 पचे 15, फिर 3 से तोड़ो 3 त्रिक 3 पचे 15, फिर 5 से तोड़ो बेटा 7 बार में, 7 को तोड़ो 1 बार में। यानी बेटा आपको जो देखने को मिला 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। फिर आपको 315, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। सबसे क्या पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम बेटा जो सबसे पहले कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। ये 3 कॉमन है 3 लिख दिया, और क्या कॉमन है ये 5 कॉमन है, पहले ये 5 लिख दिया। उसके बाद ऊपर क्या बचा बेटा 8, नीचे क्या बचा 3 गुणे 7। आप देखोगे बेटा 5 अठे 40, 40 टाइम 120, 120 टिक्का बातें 360, 360 में 7 का गुणा करा दो, जो आएगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बेटा एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी होता क्या है कि जैसे 120 है बेटा, 120 को मैं 2 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ, 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। कभी कभी हमसे इनकी घातों का योग पूछ लेता है बेटा, तो इन सब की घातों का योग 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 5। तो हमसे घातों की योग पूछेगा तो बेटा कितना बता देंगे, सभी की घातों को गिन करके उनको जोड़ करके लिख देंगे, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं, एकदम एकदम। अरे भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। इतनी कंजूसी काहे करते हो, हैं इतनी कंजूसी करोगे तो कौन जगह जाओगे भाई, मास्टर के लिए कंजूसी, अरे बाप रे। चलो भाई अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हाँ तो क्या शुरू करने जा रहे हैं, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 आ गया हमारा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 यानी ये हो गया बेटा बहुपद, क्या हो जाएगा बहुपद नाम है इस चैप्टर का। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम में कितने नंबर का आता है बेटा, ये एग्जाम में आता है भाई, एग्जाम में आता है बेटा ये 5 से 7 नंबर, 5 से 7 मार्क्स इसके फिक्स है। एक क्वेश्चन तो बेटा हर बार 4 नंबर में पूछा ही जाता है, और एक क्वेश्चन बेटा 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू, ठीक है। तो 4 2 6 नंबर, 6 नंबर तो कहीं नहीं गए, लेकिन अन्यथा कभी कभी एग्जाम में 7 से 8 नंबर का भी ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग को एकदम बेस्ट तैयारी करनी है, और अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो ये बात समझ लो कि अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ कोई बदमाशी नहीं, ठीक है। चल ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, चलो देखो एक सेकंड भाई। देखो क्या कह रहा है, यदि बहुपद px बराबर x² - x - 3a का एक शून्यक 3 है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो a का मान 1 होगा। अब इसमें बताना ये सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। अच्छा शून्यक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा शून्यक, यानी px बराबर जो लिखा हुआ है x² - x - 3a, अगर ये शून्यक है बेटा तो यानी p ऑफ x की वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, और जब ये 0 हो जाएगा बेटा x²
माइनस एक्स माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। चूंकि इसका एक शून्यक 3 दे रखा है बेटा, तो ये द्विघात समीकरण है, उसके दो शून्यक निकलेंगे, तो एक शून्यक 3 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर प्राप्त करो। 3 का स्क्वायर माइनस 3a। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, उधर जाएगा बेटा माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया, 3 गुना 6, यानी a बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है, चले आगे। अब इसमें बेटा आपसे शून्यकों का योगफल पूछा है। चल, देखो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का हम गुणनफल लिख लेते हैं। देखो शून्यकों का योगफल, यदि शून्य बेटा हम अल्फा और एक को बीटा ले लें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का बी बाई ए, यानी बेटा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं होगा भाई, एक्स होगा, ये एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मूल रूप से निकल के आया बेटा माइनस का बी बाई ए। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी इसी को हम लिख सकते हैं बेटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, चल अब मान लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, द्विघात बहुपद है बेटा, क्या है, द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद में बेटा अगर द्विघात बहुपद बनाना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव एक होना चाहिए। इसको एक बनाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स माइनस 2/3। हमको क्या चाहिए, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आप देखोगे ये शून्यकों का योगफल है, अन्यथा आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। देखो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये ए की वैल्यू 3 है बेटा, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू -2 है। कैसे बेटा पता, हम इसकी तुलना कर दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए का मान होता है, एक्स के बगल वाला सदैव बी का मान होता है, और लास्ट वाला क्या होता है बेटा, सी होता है। लास्ट वाला सदैव क्या होता है, सी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू बेटा -5, ए की वैल्यू 3, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है,
यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल कह रहा है द्विघात बहुपद px बराबर के शून्यकों का गुणनफल बताओ क्या होगा। आ जाओ, फिर वही बात है, यानी 4x² माइनस का 4x माइनस का 1। अब देखो इसकी तुलना कर दो भाई, किससे, ax² प्लस bx माइनस सी से तुलना करने पर। जैसे ही तुलना करोगे बेटा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है बेटा, -1, ए की वैल्यू क्या है 4, तो -1/4, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कोई कहने वाली बात नहीं। देखा, सवाल धड़ाधड़ हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं भाई, सवाल होने चाहिए आपके, ठीक है, धड़ाधड़ आपके सवाल होने चाहिए, ये बात जान लो आप। उसके बाद देखो, शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद हो सकते हैं, तो भैया इसके शून्य किसके किसके 6 और -1 होंगे, तो भैया 6 और -1 वाले बहुत बहुपद हो सकते हैं, अनंत बहुपद हो सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 से अधिक लिखा है, इसलिए बेटा यहाँ पे 3 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी अनंत होता ऑप्शन में तो वही सही होता। चल, कह रहा है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके गुणांकों और बीच में संबंध में सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो देखो ज्यादा सवाल इसमें से नहीं पूछे गए बेटा, तो हम भी आपको ज्यादा परेशान करने वाले नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, देखो कह रहा है द्विघात बहुपद f(x) बराबर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, यानी 3x² - x -4 बराबर 0। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, 3 का इसमें गुणा कराओ, 3 चौक 12, गुणा कराने पे 12, घटाने पे 1, 4 3 12 होता है बेटा। 3x² माइनस 4 में से 3 गया, x² -4 बराबर 0। एक्स दिमागवा थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्या। -4 बराबर 0। अच्छा, x का अंदर गुणा करा दो, 3x² माइनस 4x प्लस का 3x -4 बराबर 0। यहां से बेटा x नहीं, x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस का 4। अब 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4/3। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना, यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा -1, x बराबर क्या हो जाएगा -। अब यही पे बेटा इन्हीं का नामकरण कर लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर लिख लेते हैं -1। अब हमको क्या निकालना है बेटा, सत्यता की जांच। क्या निकालनी है, सत्यता की जांच। अच्छा, सत्यता की जब जांच करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे बेटा। तो जैसे ही शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस का b/a। अभी मैंने बताया है इसके जस्ट पहले, देख लेना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू बताओ बेटा 4/3
माइनस प्लस बीटा की वैल्यू -1 बराबर बी की वैल्यू बताओ। अच्छा जरा आप देखो यहाँ से ए की वैल्यू बेटा -3 और बी ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है, तो -1 बाई ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ भी लिख लो ए बराबर 3, बी बराबर -1 एंड सी बराबर -4, ठीक है। अब इसको जब हल करोगे 3 एकन्नम 3, तो 4 में से 3 गया बटे 3, इसको जब हल करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 4 में से 3 घटेगा ये बराबर प्लस का 1/3, इसको भी हल करोगे बेटा 1/3 बराबर 1/3। अब आप निकाल लो बेटा शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालोगे? शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा की वैल्यू बेटा 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या है -4 एंड ए की वैल्यू क्या है 3। ये भी हल करोगे तो -4/3 बराबर -4/3। तो इस प्रकार से बेटा ये आपकी सत्यता की जांच होगी। ये बेटा आपसे एग्जाम में 100% 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आराम से कर लेंगे, बताओ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे सर, है ना, ठीक है। चलो करते हैं भाई। कह रहा वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य ये दे रखी, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है बेटा? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। चलो करते हैं भाई, याद करते हैं। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है बेटा, ठीक है। यही होता है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, ठीक है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अब देखो हमको अल्फा बराबर दे रखा है बेटा 5 प्लस √3, बीटा बराबर दे रखा है बेटा 5 माइनस √3। अब मुझे ये बताओ शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू तो 5 प्लस √3 और प्लस बीटा की वैल्यू 5 माइनस √3, तो भाई ये तो खत्म हो गया, बोलो 5 5 10 आ गया। अब आप अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालने जाएंगे तो 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3 यानी a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बेटा? a² माइनस b², क्या हो जाएगा? a² माइनस b² हो जाएगा भैया। तो a² माइनस b² में क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो इसको जब घटाओगे बेटा तो 25 माइनस 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 22। अब जरा इस सूत्र में रखो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 22, यानी जो द्विघात बहुपद बनेगा x² माइनस 10x प्लस 22 बनेगा, ये आपका आंसर। तो आपसे 2 नंबर में बेटा ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लगाओ भाई, ठीक, ठीक है, लगाओ जरा स्क्रीनशॉट लगे ले लो भैया, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहो, ठीक है।
ठीक है, चले आगे। चलो, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्य माइनस तीन है तो दूसरे शून्य ज्ञात करो। ठीक है, हल कर दो भाई। तो कभी कभी ये तो 4 नंबर में भी पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर 2 नंबर या बहुकल्पी में ज्यादा पूछा जाता है। तो के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बराबर 0, क्योंकि इसका शून्यक हमको एक दिया हुआ है। तो एक शून्यक का मतलब बेटा x बराबर माइनस तीन दे रखा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप x की जगह जहां जहां x है वहां माइनस तीन रख देंगे बस। के गुणे x की जगह माइनस तीन प्लस वन बराबर 0। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 के माइनस 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3k प्लस वन बराबर 0। आप देखो 9 के माइनस का 3 के तो क्या हो जाएगा बेटा 6 के। 9 के में से 3 के जाएगा बेटा 6 के आ जाएगा, और माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8 बराबर 0। तो 6 के बराबर क्या हो जाएगा बेटा 8, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 8/6। तो चार दो चौको 8, दो तें 6, यानी के बराबर आ जाएगा बेटा 4/3। ये आपकी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में बेटा जरूर पूछे जाते हैं और आपको ऐसे सवालों को करके आना है, छोड़ के नहीं। कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बताओ, सेम यही सवाल है। अबे भाई सेम यही सवाल है, पूरा डिट्टो यही सवाल, सब कुछ यही करना है। कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। इसका गुणनखंड बता दें। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, तो ये 7 त्रिक 21, 7 3 10। x का गुणा हो जाएगा। अब देखो x कॉमन ले लो, अब क्या करोगे, यहां से x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा -7। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -। ठीक है, हाँ क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी चल ही रही है, 3 चैप्टर एक साथ करवा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ये नेक्स्ट वाला पार्ट अब तुम लोग खुद से कर लेना। रुकोगे?
वो बन जाएगा, वही खा लेंगे, परेशान चाहे जो हम बनाओ। ठीक, चलो भाई, थोड़ा सा कॉल आ गया था घर से, कोई बात नहीं। देखो ये सवाल देखो, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। देखो हल कैसे करेंगे वो समझ लो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 कर लो, तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, यानी एक्स माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, यदि एक्स माइनस रूट 5 बराबर 0, एक्स बराबर रूट 5, एक्स प्लस रूट 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस का रूट 5, ठीक है, ये हो गया। अब तुमको एक अल्फा मिल गया रूट 5, एक बीटा मिल गया बेटा, बीटा मिल गया माइनस का रूट 5। अब तुमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल लिख लोगे। क्या लिख दोगे, शून्यकों का योगफल। क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, बी प्रेजेंट नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, तो यानी 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू माइनस का 5, अल्फा की वैल्यू बेटा रूट 5 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 5 बराबर बी की वैल्यू नहीं है, 0/1। तो ये देखो 0 हो गया, रूट 5 से रूट 5 जाएगा, ये भी 0/0, यानी 0 बराबर 0। फिर उसके बाद तुम क्या निकालोगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट 5, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, बीटा की वैल्यू बी क्या है, माइनस का रूट 5 बराबर सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, ए की वैल्यू क्या है 1। तो इसको जब गुणा कराओगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा माइनस का 5 बराबर माइनस का 5, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बेटा हल हो जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, ठीक है, ठीक है भैया। चल अगला सवाल देखो, कह रहा है 3x प्लस 2y, है ना। अब हम लोग आ गए भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण में। कहाँ पे आ गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ गए। कहाँ आ गए, अब हम लोग चैप्टर 3 में आ गए हैं। कहाँ पे आ गए बेटा, चैप्टर 3, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हम लोग कहाँ आ गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है। अब इसमें देखो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होने जा रही है। चैप्टर 3 में बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये इसका बेटा वैसे तो मूल रूप जो इसका मानक रूप होता है, मानक रूप, तो मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है, क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, हेलो, हाँ क्लास है ले रहे ऑनलाइन, बताओ। ठीक, किराया जमा कर दी, उसके बाद जाऊँ पैसा ही तुरंत भेज देगा उनका। अरे हूँ सोच रहा हूँ दारू बाज है, पिया थे घट जाते तो याद कर। हाँ ठीक ठीक ठीक, नहीं करा देंगे, संभावना 20 तारीख के अंदर अंदर नहीं हो, करा दे तू, कहेगा। अरे समय का समय तो खैर जायक रहा, प्रशांत भी एक भी फोन करे रहा,
कहे आओ लखनऊ में है, हम कहा भाई मुलाकात हुई है जीवन में, ऊपर चल के मुलाकात हुई है। तो मुझे समय लग जाए, क्लास छूट जाए यार। चलो हम क्लास ले फिर बात करी थी अच्छी। देखो बेटा, कह रहा है 3x प्लस 2py बराबर 2, 2x प्लस 3y के निरूपित परस्पर रेखाएं समांतर है। अब देखो तीन रेखाएं होती बेटा, समांतर, संपाती और क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी। तो तीनों रेखाओं के प्रतिबद्ध होने की कंडीशन आप लिख लो, तीनों रेखाओं की प्रतिबद्ध होने की कंडीशन आप लिख लो। तीनों रेखाएं एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तीनों रेखाएं बेटा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तीनों रेखाएं आपसे पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। पहला यदि रेखाएं परस्पर क्या है बेटा, ऐसे अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसे हम कहते हैं बेटा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा में हम बेटा इसको क्या लिखते हैं, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसके कितने हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल प्राप्त होगा बेटा, एक हल, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यदि दूसरा वाला क्या है, यदि दो रेखाएं बेटा परस्पर क्या है, समांतर हो, ऐसे करके परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं को क्या कहते हैं बेटा, समांतर रेखा। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। अब इसमें क्या होता है बेटा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब ऐसी स्थिति में कितने हल प्राप्त होते हैं, तो बेटा लिख लेना, कोई हल नहीं प्राप्त होता है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन भाई, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि दो रेखाएं क्या हूं बेटा, संपाती हूं, क्या हूं, संपाती हूं। तो संपाती के लिए क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अनंत हल प्राप्त होंगे। इसमें कितने हल प्राप्त होंगे बेटा, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें होंगी भाई, इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है भाई, परस्पर समांतर है, समांतर होने की कंडीशन क्या है बेटा, ए, समांतर होने की कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी a1 का मान बेटा 3, b1 का मान, a2 का मान बेटा 2 बराबर b1 का मान बेटा 2p और b1, ये b1 है, b2 का मान बेटा 5, गुणा करा दो तो हो जाएगा बेटा 4p बराबर 10, 15। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 15/4। तो 15/4 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण एक दूसरे के हल होगा। अच्छा, इसका हल पूछ रहा है भाई हमसे, क्या पूछ रहा है बेटवा, इसका हल पूछ रहा है, तो हल कर लेते हैं। a1 बटा a2 यानी a1 का मान बेटा 2,
a2 का मान 3, b1 बटा b2। अब देखो b1 का मान 1 और b2 का मान 2, क्या ये दोनों बराबर हैं? सर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये किसकी कंडीशन है सर? तो ये है प्रतिच्छेदी रेखा की। किसकी है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा की। और अगर प्रतिच्छेदी रेखा की है तो इसके कितने हल प्राप्त होंगे? तो अद्वितीय हल प्राप्त होंगे बेटा। कितने हल प्राप्त होंगे? अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, यानी केवल एक हल, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, धुआं धुआं उड़ा देंगे, जलसा जलसा होगा अपना। चलो, कह रहा है एक्स और वाई का मान बताओ। ठीक है, वाह, 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस का 5y बराबर 7/3। चलो, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा कराओ। 3 त्रिक का 9x प्लस 15y बराबर 7 त्रिक 21x माइनस का 5 7 35y। इसको उधर ले जाओ, इस सबको उधर ले जाओ। 21x माइनस का 9x माइनस का 35y माइनस का 15y बराबर 0। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 11 11 9 2 11 12 12 9 21। ठीक है, तो ये 12x माइनस 35 15 50 y। इसको उधर भेज दो। देखो 12x बराबर ये हो जाएगा 50y। अच्छा, हमको क्या चाहिए? x बटा y चाहिए, यानी x को इधर रखो और y को इधर लाओ, यानी ये 50/12। काटोगे भाई 25 6, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आराम से सवाल हो रहे हैं भाई। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, तो आराम से सवाल बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थोड़ा हम तेजी से चलेंगे। अब x माइनस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर बेटा 2। कह रहा है इसका हल होगा y, ये खत्म हो गया। ठीक है, 2x बराबर बेटा 4 हो जाएगा, x बराबर 2। बताओ x बराबर 2 किस ऑप्शन में सही है? बी ऑप्शन में करेक्ट। चल आगे बढ़ो। कई कई तरीके हैं इस सवाल को। दो संख्याओं का योगफल बेटा 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 16 8 24 12 6 18 होता है, गलत है। 9 27 होगा, गलत है बेटा। 14 7 21 होगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। लो, सवाल को देखते ही धुआं धुआं कर देना है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण 2x अद्वितीय हल है। अच्छा, अद्वितीय हल की बात कर रहा है भाई। किसकी बात कर रहा है बेटवा? अद्वितीय हल की बात कर रहा है। सवाल को देखते ही चीर देंगे। 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस का 5y बराबर 7, यानी a1 बटा a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब बताओ a1 का मान बताओ 2, a2 का मान बताओ 3, डज नॉट इक्वल टू b1 का मान k, b2 का मान -5। गुणा कराओ 3k डज नॉट इक्वल टू 5 दूना 10 माइनस का 10। अब इसको हल करो भाई, तो k बराबर क्या आ जाएगा? k डज नॉट इक्वल टू माइनस का 10/3, यानी जो क्वेश्चन का आंसर आ गया k डज नॉट इक्वल टू माइनस का 10/3। ठीक है, हल हो गया। चलो भाई तेजी से चलो, एकदम रॉकेट की स्पीड से। बहुत समय हो गया है ना, इतना समय नहीं है अपने पास। कह रहा के किस समीकरण के लिए इसका कोई हल नहीं है। अभी क्यों ना अद्वितीय, अभी क्यों अद्वितीय, ऐसे कोई हल नहीं है वाला कर लो। ठीक है, अब चलो देखो। अब आप देखोगे 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1, ये तो एक समीकरण हो गया है ना। उसके बाद देखो 3x प्लस वाई बराबर 1, ये एक समीकरण हो गया। तो ये पहला है और ये दूसरा है। अब देखो कह रहा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो मतलब समांतर, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब देखो a1 की वैल्यू क्या है बेटा? 3, a2 की वैल्यू क्या है? 2k माइनस 1 बराबर b1 की वैल्यू क्या है बेटा? k माइनस 1, नहीं नहीं y 1 है, 1 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 बटे b2 की वैल्यू क्या है? k माइनस 1। अब देखो तीछा गुणा करा दो, तीछा गुणा कराओगे भाई तो क्या हो जाएगा? 3k माइनस 3 बराबर, इसमें गुणा कराओगे 2k माइनस 1 आ जाएगा। 3k माइनस का 2k, ये उधर जाएगा -1 प्लस का 3, तो इसको आप देखोगे तो k बराबर आ जाएगा माइनस का
के बराबर आ जाएगा प्लस का 2। क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई? प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को युग्म को हल करना है। 3x माइनस का 5y बराबर में जाएगा 4, 9x इस तो इधर लाओ 2y बराबर में 7। ये समीकरण 1 डाल दो बेटा, समीकरण 2 डाल दो। x और y के मान बराबर कर लो और दोनों को हल कर लो। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं भाई। 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक 12। समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 15y बराबर 12। अब इसको घटाओगे 9x माइनस का 2y बराबर 7। जैसे ही घटाओगे चिन्ह बदलेंगे, ये खत्म, 15 में से ये गया, माइनस का 13y, ये जाएगा भाई 7 5 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही 1 में रखो भाई, 3x माइनस 5 गुणे 5/13 बराबर 4। इसको जब और हल करोगे तो 3x बराबर, बताओ 5 50 25, वो उधर जाएगा 4 प्लस 25/13। अब 3x बराबर 13 चौको 52 प्लस 25/13। अब 3x बराबर, इसको हल करोगे तो 5 2 7 हो जाएगा और 77/13। ये आ जाएगा x बराबर 77/39, 33 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इसके गुणे में आ गया। ये इस प्रकार से x और y के मान आ गए। इस प्रकार से बेटा x और y के मान आ गए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बताओ इस सवाल को हल करना है, एकदम आसान है। बताओ 3/2 x माइनस का 5/3 y बराबर माइनस का 2। फिर उसके बाद आपको देखना है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। बताओ इस सवाल को कर लोगे? ठीक है, अब देखो इस सवाल के करने के यार कई तरीके हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल को हम देखो क्या है कि मैं इस सवाल को ना थोड़ा सा लासा लेके हल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अभी रफ करूंगा। देखो 3/2 x माइनस का 5/3 y बराबर माइनस का 2, समीकरण 1। अब इस समीकरण को हल करोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6 3 का 9x, 3 दुनाई 6 5 दुनाई 10y बराबर माइनस का 2। 6 उधर गुना चला जाएगा, 9x माइनस का 10y बराबर 6 दुनाई 12 माइनस का 1, समीकरण 2। अब क्या कर लेंगे, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 13/6। अब ये समीकरण 3 ले लो। अब इसको हल करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 दुनाई 6 2x, 2 3 6 3y बराबर 13/6। 6 6 कट गया, यानी समीकरण जो बना हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण तुम 2 देखो और समीकरण 4 देखो। ठीक है, अब इसमें बताओ कोई दिक्कत आ रही है? सर अगर हम y वाले को बराबर कर लें तो कट जाए, तो सर इसको 30 बनाना पड़ेगा, इसमें 10 का गुना। तो समीकरण 2 में 3 का तथा समीकरण 4 में
10 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो जैसे गुणा करेंगे भाई बताओ, समीकरण 2 में 3 का गुणा करो, 9 3 27x माइनस का 30y बराबर 32 36, ये बन गया समीकरण नंबर 5। इसमें गुणा करो, 10 गुना 20x प्लस 30y बराबर 130, ये समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, तो जैसे ही घटाएंगे तो बताओ 27x माइनस का 30y बराबर माइनस 36। अच्छा जोड़ देंगे, सीधे जोड़ दो भाई, जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो 20x प्लस 30y बराबर 130। अब देखो जोड़ने पे ये दोनों कट जाएंगे, ये जो हुआ जुड़ जाएगा, 20 20 40 47x बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 36 घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 30 तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 94 आ जाएगा, तो 47 दुनाई 94 है ना, तो यानी x बराबर 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख देते हैं, 1 में नहीं 2 में रख दो, 2 में रखोगे तो 9 गुणे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, 9 दुनाई 18 माइनस का 10y बराबर 12 माइनस 18, तो माइनस का 10y बराबर माइनस का 30, तो ये खत्म, ये माइनस माइनस खत्म 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, हर बार 6 नंबर का ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग एकदम धैर्य पूर्वक सवाल को करेंगे, एकदम मन लगा करके, ठीक है। चल अगला सवाल देखो, कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए ना, कोई बात नहीं। देखो 2x माइनस 3y बराबर 11, समीकरण 1, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो जैसे ही घटाएंगे 2x माइनस का 3y बराबर 11, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा y 11 24 25 35 हो जाएगा, है ना, 35 हो जाएगा, तो y का मान 35 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 1 में जैसे ही रखो बेटा, 2x माइनस 3 गुणे 35 बराबर 11, तो 35 टिक्का 105, 2x बराबर, ये उधर जाएगा 11 प्लस 105, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 115 116, तो काटोगे 2 पंचे 10 2 8 16, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 58 आ जाएगा। अब हमको लेकिन ये नहीं चाहिए, हमको mx का मान, यानी y बराबर क्या आया है 35, y बराबर mx प्लस 3, हमको m का मान चाहिए, y का मान रख दिया और m गुणे x का मान 58 प्लस 3, 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा बेटा 32 और m गुणे 58, तो ये m बराबर क्या हो जाएगा 32/58, ठीक है। अब इसको काट दो, 16, इसको काटोगे 2 दूनी 4 2 9 18, तो 16/29 आ जाएगा, तो गड़बड़ है क्या, चेक कर लेना बेटा, ऐसे ही आया है सवाल, ठीक है। क्लास करनी है क्या आपको, इतना है अभी, तब भी इस सब सवालों में अभी बहुत समय लगने वाला है। बताइए, चलिए निपटाते हैं, जल्दी करते हैं।
नहीं तो और होमवर्क में दे देंगे। देखो दो संख्याएं मान लेते हैं, माना दो संख्या, माना संख्या x तथा y। एक सेकंड, माना एक संख्या हो जाती है x, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। कह रहा है दोनों का अंतर यानी 3x माइनस एक्स बराबर 26। तो 2x बराबर 26, x बराबर क्या आ जाएगा 13। x बराबर 13 आ गया। तो बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। तो यानी 3 गुणे 13 बराबर 39। वैसे भी कर लो, ठीक है। चलो भागो आगे। दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब इसको आराम से घर में करना, हजारों बार बताया है, मेरे लेक्चर में जाके देख लेना आराम से, ठीक है। तो इधर के सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये ग्राफी विधि आपके एग्जाम में नहीं बेटा, सिर्फ आपको हल करना है, ठीक है। कोई हल नहीं रखता है, ठीक है। ग्राफी विधि आपके एग्जाम में नहीं है, ये सवाल कट कर दो। ये सवाल आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये सवाल आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। और ठीक है, तो इधर कुछ सवाल है बेटा, तो आप इन सवालों को करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और भी हमारे पास थोड़ा सा काम आ गया है, तो इन सवालों को बेटा फिर कभी क्लास मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन सवालों को बनाना, प्रैक्टिस करना, और फिर मुझे बताना कि हाँ सर ये मुझे सवाल आए हैं नहीं आए, ठीक है। इनको आपको पूछना जरूर है हमसे, ठीक है। अब देखो ये एक सवाल है, ये भी सवाल अच्छा है, इसको भी आपको करना है। ये सारे सवाल होमवर्क में है बेटा, सारे सवाल होमवर्क में। देखो सवाल पूछे गए हैं ये सब, देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सब सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, ऑफलाइन कोचिंग का मेरा है, टाइम हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये सारे सवाल दे रहे हैं, नहीं करवा देंगे। फिर कभी किसी क्लास में थोड़ा सा मौका मिला तो हम भाषा वाले सवाल ये वाले जरूर करवा देंगे, ठीक है। चल कोई बात नहीं, आपने इतनी देर तक रुके, मेहनत किया, ठीक है। आपका परिणाम 100% आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चल।